Well, congratulations to everyone who has been able to qualify, who has been able to move to the next stage, and now a new stage is upon you, which is called the group discussion part. So, here in the group discussion, you will be tested upon a couple of things. Rizwan and Asadullah, can you confirm if you can hear my voice, please? If the screen is visible, if the voice is audible? Okay. Yes. So thank you so much. So what we are trying to do right now is trying to figure out the next stage, and we will try to assess what is going to happen. So uh, I'm sure that both of you, in fact, most of you, all of you have qualified the entrance test, and that's why you're here. And now we are going to talk about this particular version. Let me zoom out a little. Okay, so now we are going to talk about the group discussion. Here, um, your knowledge kind of has been tested in stage one, and now we are going to go further. So, group discussions or interviews or uh, the next stage that is coming to you right now is going to assess a couple of things. Again, in these targets, you can assume a couple of things that would definitely be asked. आपको ये कुछ बातों के बारे में definitely पता होना चाहिए. आपको क्या लगता है कि सबसे पहले आपको इस दफ़ा किस चीज़ पे चेक किया जा रहा है? आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी नॉलेज पे, आपकी कम्युनिकेशन पे, व्हाट? सो व्हाट डू यू थिंक, रिजवान, हैदर, असदुल्ला? वेल, जब तक आपका रिस्पॉन्स आ रहा है तब तक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. The first thing that you will be assessed upon is going to be your knowledge. Knowledge related to current affairs, knowledge related to your own job, knowledge related to your taxation rules and regulations. For example, SRB क्या है? For example, कब शुरू हुआ, उसके functions क्या हैं? Things like that. And then you will be assessed upon your personality. For example, let me give you a solution, let me give you an example in fact. कि आपकी ग्रुप डिस्कशन हो रही है, आप 4-5 लोग, नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, यस. सो आपकी ग्रुप डिस्कशन हो रही है एंड हियर यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल, एंड लेट्स सपोज एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट आ जाता है वहाँ पर. आपकी आपको देखा जाता है कि जी हाउ यू रिएक्ट टू दैट पर्सन. फॉर एग्जांपल, आपने दोनों ने एक ही टाइम पे इस ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करने की कोशिश की, एंड डू यू गिव दैट पर्सन द चांस टू स्पीक? डू यू शो दैट spirit of gentleman, or do you try to dominate him? Do you try to control the whole thing? इससे आपकी पर्सनालिटी को असेस करने की कोशिश की जा रही है कि जी आप कितने अग्रेसिव हैं, आप कितने लीनियंट हैं, क्या आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे. इफ़ योर बॉस इज़ गिविंग यू अ टफ टाइम, इफ़ योर बॉस इज़ गिविंग यू टू मच ऑफ वर्कलोड, वुड यू बी एबल टू हैंडल दैट? आप कितनी कंप्लाइंस शो कर सकते हैं, आप कितनी टीम वर्क दिखा सकते हैं? आर यू अकोमोडेटिंग टू अदर पीपल, और आर यू समवन हु इज़ अथॉरिटेटिव, और समवन हु इज़ लाइक अ वेरी कंट्रोलिंग पर्सन? सर, लेटर दैन दैट, पर्सनैलिटी में आपकी फिर जो टैंजिबल चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर असेस हो जाएंगी कि जी आपने पहनावा क्या है, आप किस तरह अपने आप को कैरी करते हैं. फ्रॉम एंटरिंग इन टू द रूम, लेट्स सपोज इंटरव्यू की एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि आप आते हैं और आप बैठे हुए कैसे हैं, क्या आप फिजिट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आर यू मूविंग टू मच, आर यू स्वेटिंग इन इन एयर कंडीशन रूम. सिमिलरली, आप उस चेयर पे बैठने से पहले परमिशन लेते हैं या नहीं लेते? आर यू अकोमोडेटिंग टूवर्ड्स आंसरिंग द क्वेश्चन? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? सो इन सब चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी असेस की जाती है. सर, आई वुड देन मूव टूवर्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप एक टफ सिचुएशन में से निकलने के लिए किन वर्ड्स को चूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से उस आंसर को फॉर्मुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है.
उस इंट्रोडक्शन में आप अपने आप के कौन कौन से एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हो, हाउ डू यू portray yourself as a positive person, how do you kind of move them away from your weaknesses, so how you communicate with them. अगर आपको कोई जवाब नहीं भी आता तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, would you lose your temper at that point of time or would you handle it professionally and like a gentleman. And in the last, I would give some rank, some weightage to the way you dress. Obviously over there, the people who would be interviewing you, उनमें एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई लाजमी बंदा तो होना चाहिए, राइट. सो उस डिपार्टमेंट वाले लोगों में आपको क्या लगता है, कुछ काफ़ी आम से लोग होंगे, गरीब से लोग होंगे, या आर दे समवेयर अराउंड 18 or 19 grade, right? Maybe even more than that. So those people would be assessing you कि how you conduct yourself, how you carry yourself. आप बिल्कुल जीन्स टी शर्ट में आ गए वहाँ पे, या आपने सूट पहना हुआ, अगर सूट पहना हुआ है तो does your belt match with your shoe color or not, right? All of these things would be assessed, and I believe कि interviewers जो होते हैं या आपका जो panel होगा, they will be assessing all of these and they would have a very positive approach in their mind, right? They would come up with a positive mindset and that they would give you a chance कि अगर आप यहाँ पे फंसते हो, this is like the first category, अगर आप यहाँ पर फंसते हो then they would try to push you a little further, right? वहाँ पर कोई भी आपको फेल करने के लिए या डीमोटिवेट करने वाले माइंडसेट से नहीं आया हुआ है, राइट. सो मैं अगेन सबसे ज़्यादा वेटेज दूंगा आपकी नॉलेज को. जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, क्या आप उसमें फिट भी बैठते हैं या नहीं. फॉर एग्जांपल, आपने अभी जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपने टेस्ट कंडक्ट किए हैं, तो उन्होंने मैथ्स को काफ़ी ज़्यादा पोर्शन दिया है, विच मीन्स दैट दे आर लुकिंग फॉर समवन who can actually who's actually good at that kind of thing, that is like your part and parcel of the job. सर, पर्सनालिटी कम्युनिकेशन के ऊपर हम कल की क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन आज हमने स्पेसिफिकली देखना है कि किस तरह के टॉपिक्स हमें असेस हो रहे हैं और किस तरह के टॉपिक्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे. सो व्हेन वी वर असेसिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आई कि हमें क्या क्या पूछना है जी, क्या क्या आया है. वी अप्रोच द पास्ट पेपर्स, वी अप्रोच द पीपल who have attempted this in the last or the previous years before that. So उन्होंने हमें कुछ टॉपिक्स दिए. उन्होंने उनसे सबसे मिलने के बाद कुछ टॉपिक्स हमने कहा कि जी ये वो टॉपिक्स हैं जो बेसिक किसी को भी पता होने चाहिए, स्पेशली समवन हु इज़ कमिंग टू दिस काइंड ऑफ जॉब. सही है. मोस्टली आपका जो एक मेजर चंक होगा वो आपकी इकोनॉमी, और इकोनॉमी में भी फिस्कल साइड पे, क्योंकि आप एक फिस्कल पॉलिसी के टूल बनने जा रहे हैं, आप एक फिस्कल पॉलिसी के टूल को मैनेज करने जा रहे हैं, विच इज़ टैक्सेशन. सो फिस्कल साइड आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए. अच्छा, अब इससे रिलेट करते चले तो हम टैक्स क्या चीज़ होती है. नाउ यू नॉट गोइंग टू टेल देम, यू नॉट गोइंग टू राइट योर आंसर. तो वहाँ पे ना आपका रिएक्शन टाइम, अगर आप गूटन थाग, तो आपका रिएक्शन टाइम काफ़ी कम हो जाएगा. पहले तो आपको अपना आंसर फ्रेम करने का एक मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका वो जो रिएक्शन टाइम है, आपने बात सुननी है और एक्टिव लिसनिंग के साथ सुननी है. आपको दोबारा रिपीट 1 दफ़ा 2 दफ़ा, उससे ज़्यादा अजीब लगेगा ऑब्वियसली. तो आपका वो रिस्पांस जो है ना, वो विद इन सेकेंड्स, इनफैक्ट सेकेंड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, विद इन अ सेकेंड आपका वो रिस्पांस आना चाहिए. सो टैक्स क्या होता है. देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ये कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन टाइम में. सर 7th NFC इंशाल्लाह आज ही डिस्कस हो जाएगा. हम अपनी 18th अमेंडमेंट को देखेंगे. अब जब डिस्कशन होगी तो वहाँ पर ऑब्वियसली यू विल गो फॉर Sure, not a problem. We have just been talking about the introduction. कोई इतनी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात अभी तक नहीं हुई है. अच्छा जी, NFC के बाद सर हमारे पास आता है टैक्स नेट एंड हाउ डू वी इम्प्रूव इट, हाउ डू वी इंक्रीज द टैक्स नेट, राइट. फर्दरमोर वी हैव द टैक्स रिफॉर्म्स. ठीक है जी. इसके बाद आपने क्या करना है जी, वी हैव लैंड रिफॉर्म्स फॉर एग्जांपल.
right? We have monetary policy. साथ साथ मेरे नोट कीजिएगा प्लीज़ ये एक बायस्ड हमेशा से एक साइडेड ओपिनियन आ जाती है IMF एंड इट्स प्लान्स इट्स यू नो इट्स प्रोग्राम्स और उनके इम्पैक्ट. ओके जी. देन वी हैव द बजट डेफिसिट. We will also be talking about tax collection. तो आज हम लोग ये थोड़ी सी सबके ऊपर बात करेंगे. हमारे पास एक टॉपिक है फिस्कल फेडरलिज्म का. अच्छा, फिस्कल फेडरलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो आपके 18th अमेंडमेंट को भी टच करेगी, 7th NFC अवार्ड को भी टच करेगी. सो वी हैव व्हाट एल्स डू वी हैव. डॉक्यूमेंटेशन. हमारी जो इकॉनमी है वो एक मेजर पोर्शन है जो इनफॉर्मल चल रहा है अभी तक, राइट? इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड हाउ टू रजिस्टर इट, हाउ टू रिकॉर्ड इट, राइट? अच्छा, फिर जो हमारी करंट टैक्स पॉलिसीज़ हैं उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है. कुछ लोग कहते हैं कि जी करंट टैक्स पॉलिसीज़ आर क्वाइट एग्रेसिव and they need to be a little lenient. लेकिन दूसरी तरफ एक स्कूल ऑफ थॉट उठता है कि जी अगर बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाएंगे तो जितना भी कलेक्ट हो रहा है सर उतना भी कलेक्ट नहीं हो पाएगा. सो इन सब टॉपिक्स को जैसे जैसे याद आएंगे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. अब करना ये है कि आई एम प्रीटी श्योर, आई एम 100% पॉजिटिव कि ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको पहले से पता है. टैक्स इज़ समथिंग दैट यू आर ऑल अवेयर ऑफ. लेकिन बात यह है कि उसको उस 30 सेकेंड्स के रिस्पॉन्स में फिट कैसे करना है. विच वर्ड्स आर देयर टू बी इंक्लूडेड, विच वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड. बात करते करते इतना ना बहक जाए कि FBR को या SRB को सीधा सीधा क्रिटिसाइज करने लग जाए. तो हाउ डू वी गो अबाउट इट. सर इस सारी नॉलेज को कम्युनिकेशन के साथ प्रॉपर वी आर नॉट सपोज टू गिव देम टू मच इन्फॉर्मेशन. सो जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी दैट विल अल्टीमेटली असेस योर पर्सनैलिटी कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं, और आर यू समवन हु इज़ फोकस्ड ऑन द रियलिज्म ऑफ द एस्पेक्ट, राइट? सो एक एक करके सर हम इसको डिस्कस करेंगे. आपकी मदद के लिए हमने वी हैव ऑल्सो डन व्हाट वी हैव डन दिस. सो हमने ये सारे टॉपिक्स को एक जगह भी कर दिया. अगर आप तो आज हम डिस्कस करें 7th NFC award, and then we have other topics like, so if you keep looking at how to increase tax net. तो हमने क्या किया, हमने इन सारे let me show you in fact one by one. हमने इन सारे टॉपिक्स के कुछ इन फेवर पॉइंट्स बना दिए हैं, छोटी सी एक डेफिनेशन बना दी है, और उनके अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, सो दैट यू कैन टॉक ऑन बोथ एस्पेक्ट्स. और एक एक करके हम एक एक टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे, सो दैट यू हैव सफिशिएंट मटेरियल टू से समथिंग व्हेन द राइट टाइम कम्स, राइट? और इंशाल्लाह कल की क्लासेस से मंडे से हम लोग ये करेंगे कि हम जब यहाँ पर आएंगे फिजिकली तो वी विल हैव दैट एनवायरनमेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन और इम्प्रॉम्प्टू एक्टिविटीज़. अच्छा, इसके लिए ना हम एक रेंज थोड़ा सा CSS को भी बनाएंगे, बिकॉज मेरी पर्सनली ये PDF आप ही के लिए बनी है अब्दुल सलाम, डोंट वरी. मेरी पर्सनली अपनी एक ओपिनियन है कि इफ़ यू नो अ गुड मैनेजर इज समवन हु इज रेडी फॉर द वर्स्ट. एंड नाउ लेट मी ट्रांसलेट दिस एनालॉजी. मैं कहता हूँ यार कि अगर आप एक टफेस्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर लोगे तो उससे कम वाला एग्जाम है ना वो ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा. डज दैट मेक सेंस टू यू? फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर. अगर आप एक लेट्स सपोज आपको 16 ग्रेड की जॉब की तैयारी करनी है तो आप तैयारी लेके जाओ 17 की, और 17 की तैयारी जब हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं 16 तक खुद ब खुद ट्रांसलेट हो जाएगी. एम अ लिटिल हायर देन व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर. सो इफ़ यू एम अ लिटिल हायर दैट विल ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली टू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू. मंडे से ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी क्या यार? आई थिंक इट विल गो ऑन अ हाइब्रिड मॉडल. वी विल कंटिन्यू एवरीवन, but the physical people would be there who would be actively participating in the group discussion. जो अभी सिर्फ one way communication हो रही है, like I'm talking to you and you're just listening to me,
सो हाइब्रिड में आप सुन पाएंगे लेकिन कुछ लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनको डेफिनेटली एज मिल जाएगा क्योंकि वो अपनी सारी गलतियां ना यहाँ पे करके चले जाएंगे आगे। ठीक है जी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम क्या करेंगे सर, हम अगर आप CSS की दुनिया से वाकिफ़ हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं सर, हमारे पास जब रिटन ख़त्म हो जाता है ना तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज़। सर उसमें हमारे पास एक होता है ग्रुप डिस्कशन, राइट। सर हम इसकी तो प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि दिस इज़ समथिंग that is included, like literally included in our exam, right? After that we will have a topic which is called impromptu, or I would like to call it like, we will go with impromptu speaking, बिकॉज ये भी आपकी जो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच हम इसको कहते हैं CSS की दुनिया में कि जी a random topic will be given to you which will be unseen, a random topic will be given to you and you will have to prepare this topic within 2 minutes and you have to deliver a speech for 2 minutes or more. This is going to be extra helpful for you because you need to hold whatever you're saying. So group discussion, structured and unstructured, दोनों के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ सर हम अपने साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज़ को भी देखेंगे, लेकिन वो हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, हम इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा हाईलाइट होकर चलेंगे, ज़्यादा फोकस करके चलेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली जब हम ग्रुप डिस्कशन में आते हैं तो हियर वी विल लर्न द एटिकेट्स ऑफ हाउ टू एंगेज इन अ ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू कन्वर्स विद अदर पीपल, हाउ टू गिव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन, और वो सब कुछ। अच्छा, इसकी ना रूट तब होगी हम बहुत अच्छा तैयार होकर गए हैं, हमारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, हम कोई 4-5 ज़ुबानें भी बोल पाते हैं, बट अल्टीमेटली द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू से इज़ गोइंग टू बी द नॉलेज। और वो जब तक नॉलेज नहीं होगी आप ना ग्रुप डिस्कशन कर पाएंगे, ना आप स्पीच दे पाएंगे। स्पीच भी देंगे तो आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, हम बोंगे ही मार रहे होंगे सर वहाँ पे भी। सो हमने अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करके जाना है। सो फर्दर ऑन सर तारिक भी हमारे साथ होंगे, वो भी इन सब चीज़ों में गाइड करेंगे। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ NFC। अच्छा, NFC की जब बात होगी तो वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट अदर डिटेल्स, अदर थिंग्स जो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ बच्चा लोग कि बल्कि बच्चा लोग नहीं कहना चाहिए, अब तो यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर्स वेरी सून इंशाल्लाह। सो एक चीज़ मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ सर, हम में से कोई ऐसा है जिसने कोई नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है? द आंसर इज़ डेफिनेटली नो। हम में से कोई ऐसा है जिसने, जो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है या किसी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है? आई थिंक द आंसर टू दैट वन इज़ ऑल्सो नो। हम में से कोई वली अल्लाह नहीं है, हम में से कोई नबी पैगंबर भी खुदा न खास्ता नहीं है। सो हम जो भी बातें करेंगे उस पर एग्ज़ामिनर या उस पर रीडर या उस पर इंटरव्यू पैनल बिलीव करे तो करे क्यों, राइट। सो इस आंसर का, इस वाई का आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे, अपने बात में वज़न डालने के लिए हम ऐड करेंगे एविडेंसेस को। And these evidences have to be specific evidences. It cannot be something that you heard from your father. It cannot be something that you heard from a politician or a famous slogan. No, it has to be something which is concrete. तो उन्हीं को सर हम कोशिश करेंगे बात करने की। अच्छा जी, लोकेशन, लोकेशन क्या है जी? आपको लोकेशन मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी थोड़ी देर में आपको हो सकता है यहीं पे शेयर कर दी जाए। एडमिन अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ शेयर द फिजिकल लोकेशन फॉर द क्लासेस एज वेल। चलें जी, तो लेट्स बिगिन अबाउट NFC अवार्ड्स, नेशनल फाइनेंस कमीशन। दिस इज़ समथिंग दैट वी विल टॉक अबाउट। बल्कि उससे पहले एक बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। क्या स्टार्ट करते हैं सर? हम टैक्स से स्टार्ट करते हैं। सो टैक्स क्या होता है जी? बेसिक सी बात, सर तारिक इसको मज़ीद डिटेल में बता देंगे। Tax is a payment to the government, जो बिल्कुल आसान सी बात है। Payment to the government and it has to be under any law,
क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो फिर हम उसको टैक्स नहीं कहेंगे, हम उसको कुछ और कहना शुरू कर देंगे. इट कैन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ नॉन टैक्स पेमेंट्स एज वेल. जी, जब टैक्स की बात आई तो हमारे पास एक चीज़ होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. सर, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के ऊपर इम्पोज हुआ एंड मिस्टर ए ने ही उसकी पेमेंट की. सो इम्पोज भी मिस्टर ए पे हुआ है. इट कैन बी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इट हैज़ टू बी अंडर एनी लॉ. It can be sales tax act, right? So whatever it is, it has to be under, it can be federal excise duty, right? It can be anything, but it has to be under a law. ठीक है जी. अगर वो इम्पोज हुआ है मिस्टर ए पे और मिस्टर ए ही उसकी पेमेंट कर रहे हैं, he cannot shift the tax burden to someone else, then it is called a direct tax. लेकिन अगर हमारे पास है मिस्टर ए और टैक्स इम्पोज तो इनके ऊपर हुआ, लेकिन उन्होंने उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया, तो सर पेमेंट किन से हुई? पेमेंट मिस्टर बी से हुई और इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया किसकी तरफ? ए से बी की तरफ चला गया. सो दैट बिकम्स द इनडायरेक्ट टैक्स. अच्छा, अब इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, let's consider the example of FBR for now, right? इनकम टैक्स ऐड हुआ, वो सर एक पूल में इकट्ठा हुआ. सर सेल्स टैक्स आया गुड्स पे, क्योंकि हम FBR लेके चल रहे हैं, आप सर्विसेज से डील करेंगे, तो वो इकट्ठा हुआ सर, वो भी एक पूल में डाल दिया. सर कुछ कस्टम ड्यूटी आ गई, कुछ फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ गई, कुछ एग्रीकल्चरल टैक्स आ गया. लेट्स अस्यूम कि एग्रीकल्चरल टैक्स भी अभी यहीं पे इकट्ठा हो रहा है. सो सर यहाँ पे एक अमाउंट इकट्ठा हो गया, लेट्स सपोज इट इज़ 100 रुपीज़ फॉर नाउ. सर वो 100 रुपीज़ कलेक्ट हुआ और वो हमने किसको शेयर करना है? सर वो हमने प्रोविंसेस को शेयर करना है. सर हमने पंजाब को दे दिया, हमने सिंध को कुछ दे दिया, वी गेव समथिंग टू KPK एंड वी गेव समथिंग टू बलोचिस्तान. सर this sharing, how this would happen? Sir, this process of sharing is called what, students? This process is called NFC award. यहाँ तक सर हम अपने टॉपिक पे आ गए. ठीक है जी, यहाँ तक ऑल क्लियर? Talk to me guys. Just a simple yes and no, yes or no would suffice. Okay. सो सर हम आ गए NFC अवार्ड. अब सवाल ये उठता है कि जी NFC अवार्ड बना कब? तो आई वुड से 2010 was a magical year in the history of Pakistan. Why was it a magical year? Because we got 18th amendment. Yes, award means distribution. Yes, we got 18th amendment here. We got autonomy for the provinces, and in that 18th amendment हमारे पास एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं NFC अवार्ड, राइट? सो 2010 में हमें ये मिलता है, और किस आर्टिकल के थ्रू मिलता है सर? इसकी लीगल बेसिस क्या है, पता है किसी को? सर हमारी जो लीगल बेसिस है वो है आर्टिकल नंबर, एनीवन? सो इट्स आर्टिकल 160 एंड we can thank you so much, we can go to article 160 and we can see it right now and then we will come back to it, क्योंकि हमें एक बेसिक लीगल ग्राउंड इसका मिल जाएगा. सो a quick Google search, we will do article 60 of Constitution of Pakistan. तो हमें मिलता है जी आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 88th अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, नहीं दैट्स नॉट इट, मैंने 60 सर्च किया हुआ, सॉरी फॉर दैट. आर्टिकल 160.
Okay, yes. Article 160 of the Constitution of Pakistan establishes the National Finance Commission (NFC) and its role in the distribution of financial resources between the federal and the government provinces. The President of Pakistan, yes sir, इसी article की ही line है I think. The President of Pakistan must establish the NFC award within 6 months of the state start date, and then every 5 years after that. The commission includes the government's Minister of Finance, so finance minister, the provincial government's Minister of Finance, and now we can note it down and we can come back. So 160, आर्टिकल 160 हमें ये पावर दे रहा है कि हम NFC अवार्ड को कंस्ट्रक्ट कर लें. सर, कंस्ट्रक्शन की जब बात आई तो हमारे इस आर्टिकल में, इस NFC अवार्ड में कौन कौन शामिल है जी? हम लिखेंगे कॉम्पोजिशन. सर, हमारी इस कॉम्पोजिशन में कौन कौन है? हमारी इस कॉम्पोजिशन में है फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, we have the provincial finance minister, and in addition to that we can have some experts hired or nominated by such people. ठीक है जी सर. अच्छा, अभी करंट कौन सा NFC चल रहा है सर, पता है किसी को? Is it 7th or is it 10th? 7th है जी. 7th NFC अवार्ड जो है वो हमारे पास चल रहा है. अच्छा, 7th NFC अवार्ड सर, कमेंसिंग डेट इसकी क्या है? स्टार्टिंग डेट हमारे पास है इसकी 14th of August and 1973. ठीक है जी. ओके सर, यहाँ तक बिल्कुल बेसिक सी बात है और इनफैक्ट बस याद रखने वाली चीज़ है. So this is basically something that has given us a distribution formula. पहले हम सिर्फ population के basis पे खेला करते थे. Now we have increased the categories through which we can distribute it, and according to this, federal will have a share and provinces will have a share. Right? Federal government will have a share and provincial government will have a share. So 2010 and 11 onwards, in the year of commencement, it was somewhere around 44%, right? And for the provinces, it was 56%. And now, after that, in 2011 and 12, it has become 42.5, even decreased for the federal government, and from this 57.5% has been given to the provincial side. ठीक हो गया जी. अच्छा, इसमें एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि हमने ऐड किए हैं कुछ और कैटेगरीज, जिसमें हम डिसाइड करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन. Population still has the biggest portion of distribution. Then we have poverty or backwardness. No sir, it does not happen every year. It happens after how many years, guys? Can somebody help us out? Sir, after that we have revenue allocation, revenue collection or tax collection basis, and then we have inverse population. ओके जी सर, पॉपुलेशन के बेसिस पे हम अभी भी 82% ऑफ द बजट एलोकेट करते हैं जी, ऑफ द फंड्स, एंड देन वी हैव हियर 10.3% गोज अकॉर्डिंग टू द पॉवर्टी, एंड रेवेन्यू कलेक्शन की बेसिस पे आ जाता है हमारे पास 5%, एंड देन वी हैव इन्वर्स पॉपुलेशन की बेसिस पे हम देते हैं 2.7% टू द प्रोविंसेस.
अच्छा, अब ये करने से एक फ़ायदा ये हुआ कि पॉपुलेशन में अगर सिर्फ पॉपुलेशन रखी जाती तो हमारे पास जो द प्रोविंस ऑफ पंजाब है दैट वुड हैव इट स्टिल गेट्स अ मेजर शेयर, बट बाकी सब प्रोविंसेस का कोई कुछ भी नहीं बन पाता, राइट। सो आफ्टर दिस उनको थोड़ी सी एक तरह से मतलब एलोकेशन हो गई, थोड़ा सा उनका सेफ गार्ड हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू कलेक्शन इज़ बेटर फॉर प्रोविंस ऑफ सिंध। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस की बात करें तो बलूचिस्तान की काफ़ी हेल्प हो जाती है, एंड इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी आल्सो इज सपोर्टिव फॉर बलूचिस्तान। अच्छा, एक जो मज़ेदार बात ये हुई वो ये हुई कि जी हम जब ये जो भी बलूचिस्तान का या जो भी प्रोविंसेस का शेयर होगा वो पिछले साल से कम नहीं होना चाहिए, दैट हैज़ बिन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब यहाँ तक तो मामला ठीक हो गया, हमने एलोकेशन कर दी। अब इसके कुछ फ़ायदे होंगे एंड कुछ इसके negatives होंगे, right? Some of the positives and some of the negatives. The biggest positive that you can see from here is that we have provincial autonomy, right? Autonomy for the provinces. But sir, at the same time, it is somehow a little dangerous for the federal government because they have lack of resources. So lack of resources for the federal government, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ हमने कुछ और एडिशंस, कुछ और जो पॉइंट्स हैं that we have added in this particular document, right? So let's go and check it out. Yes, so the seventh NFC Commission Award implemented in 2010 is a landmark fiscal policy reform in Pakistan. It governs the distribution of financial resources between the federal and the provincial governments, ensuring a fair allocation on the various factors like population, poverty and revenue generation. The award increased provincial shares in the divisible pool from 46 to 57% and incorporated criteria beyond population including backwardness and revenue collection. It was a significant step, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, घर पे देखेंगे in fact. अच्छा, अब क्या जी, some points that are in favor कि this should exist and this is a good step is that it promotes provincial autonomy. It kind of gives a balanced distribution. It gives equal opportunity to all the provinces, it is not just the domination of one single province. It addresses and attempts to solve inequality among the provinces and the resource allocation. It encourages local accountability. It encourages the local government or the provincial governments to be responsible and to be more independent. And it strengthens federalism. It kind of improves the harmony between the provinces and the federation. Yes. Points against it is that it is designed very nicely, but it is not applicable. It is not applicated in the right way. We can still make improvements. For example, in this regard, we can address the issues of royalty for oil and gas, right? We can talk about that matter. Then, Walaikum Assalam. Okay जी, so then at the same time जैसे हमने अभी बात की थी कि when all the resources are allocated towards the provinces, then the federal government does not have anything left, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उनके resources काफ़ी कम होते चले जा रहे हैं, and we'll talk about that as well. अच्छा जी, lack of provincial capacity, provinces के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है. फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान, उनके पास अगर पैसे हैं भी तो दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटीज़, सिंध डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट दैट इन द राइट वे, राइट. डिपेंडेंसी ऑन द फेडरल पूल, जिसकी एग्जांपल हमें यहाँ सिंध में भी यूनिवर्सिटीज़ में दिख जाती है कि वी आर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन द फेडरल पूल एंड द फंड्स दैट वुड कम फ्रॉम देयर, एंड वी आर not that much
adamant or we're not that much enthusiastic about developing our own resources. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आर स्टिल देयर, जैसे कि हमने अभी बात की कि कुछ मामलात में, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट की अगर एग्जांपल दें, यस आई थिंक इट विल बी अपलोडेड, यस रेस्टोरेंट्स की अगर एक एग्जांपल हम और देखें तो रेस्टोरेंट से मिलने वाली चीज़ सर वो हम किधर डालें, वो एक सर्विसेज हैं या वो फूड है या वो गुड्स हैं. सो इट्स स्टिल लाइक अ मैटर ऑफ डिस्कशन, स्टिल अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट. Unlimited incentive for revenue generation. Provinces have less motivation to increase their own revenue when funds from the center are guaranteed. उनको पता है जी आने ही आना है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है. अच्छा, इसके साथ साथ अब हम NFC अवार्ड पे जब जाते हैं तो हमें एक और चीज़ देखनी है जिसको हम कहते हैं टैक्स कलेक्शन. किसी को पता है अभी करंट टैक्स टू GDP रेशो क्या चल रहा है पाकिस्तान का? 10% ही है. 10% से हिस्टोरिकली बड़ी मुश्किल से ऊपर जाता है. ठीक है, सो लेट मी जस्ट चेक दैट एंड आई हैव ब्रॉट सम टूल्स वंस अगेन. सो टैक्स टू GDP रेशो इन पाकिस्तान. ओके जी, अकॉर्डिंग टू दिस क्विक सर्च हम जी लेके चल रहे हैं 8.77, लेकिन लेट्स गो विद 10%. लेट्स गो विद 10%. ठीक है जी, वी आर स्ट्राइविंग, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू से, दे आर स्ट्राइविंग टू टेक इट अप टू 13.5%. एट द सेम टाइम आई वांट यू टू डू सम कंपैरिजंस, just an mind opening, eye opening situation. Tax to GDP ratio of let's go with UAE, right? तो सर यहाँ पर है जी हमारा टैक्स टू GDP रेशो was in June 18.9%, so almost double, right? At the same time अगर हम इसको किसी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करते हैं, let's suppose we go for Germany, so we will see कि हमारे पास मिलता है 38.1%. You can quote it as well. अच्छा, इसको आसान तरीके से सर्च करने का सर तरीका ये है कि हम आए इस PwC की वेबसाइट पे और हम कंपेयर करें सर. सही है. आई हैव टेकन फिनलैंड एंड जर्मनी एंड पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. So why have I done that? I'll show you in a while. Okay, take a look guys. So when we talk about corporate income tax, so हमारे पास है 29%. First let's compare Pakistan with United Arab Emirates. Yes, that's a very good thing. Abdul Kareem, लेकिन just humor me for a little while. South Asian में भी करते हैं. साउथ एशिया पैसिफिक का जो GDP रेशो है वो फिर भी हमसे काफ़ी ज़्यादा है, राइट? बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट. थैंक यू. ओके, ऑलराइट. सो in Pakistan we have it around 29%. In UAE we have somewhere around 9%. Now let's assume अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, आपके लिए ज़्यादा इंसेंटिव कहाँ पर है, पाकिस्तान या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? वेयर वुड यू वांट टू इन्वेस्ट? वेयर वुड यू वांट टू एस्टेब्लिश योर बिजनेस? वेयर वुड यू वांट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट? सो ऑब्वियसली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि ये जो हमारी अभी करंट पॉलिसी या करंट टैक्स रेट्स चल रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट UAE एक ऐसा कंट्री है जो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ऑफर करता है. दे ऑफर अस अ लिटिल, नॉट लिटिल, दे ऑफर अस सेफ्टी एज कंपेयर टू लॉ एंड ऑर्डर सेफ्टी एज कंपेयर टू पाकिस्तान. सो द क्विक सेंसिबल ऑब्वियस आंसर वुड बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट? वन. लेट्स कंटिन्यू फर्दर. हम देखते हैं लेट्स सपोज we have corporate income tax. Moving on. Okay, now you're an individual who's a salaried person
and who's done something big in IT, for example, or you are a professional of a high caliber, you're a professor, PhD qualified person, and you would here in UAE, your income is not taxed at all because they want to hire you. They want to attract people like you who are more professional, who are the best in their field. And in Pakistan, we have around 35 to 45%. सर, मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप किधर जाना पसंद करेंगे? Again, UAE is not taxing you at all. But in Pakistan, we have tax rates of 35 to 45%. So UAE again, right? Second, sir, एक क्लास हमारी बिजनेस क्लास उधर चली गई. Now we are moving towards the professionals. So more investment moving towards UAE. अच्छा, अब एक दूसरा कंपैरिजन करते हैं. VAT. सर हम लेते हैं. अब now here is a झमेला as well. Here is a confusion कि भाई गुड्स हैं तो पहले ये डिसाइड करें कि आपकी गुड्स हैं या आप सर्विसेज इंडस्ट्री में. फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट वाले यही परेशान है कि जी हम किस तरफ टैक्स होंगे. चलें, लेट्स सपोज अगर आप गुड्स में हैं तो 18%, बट इफ़ यू आर इन सर्विसेज सेक्टर सो ओके. अगर हम सर्विसेज की तरफ हैं तो हम लेते हैं जी 15 to 16% टैक्स, 15% फॉर एवरी अदर प्रोविंस, 16% फॉर पंजाब. लेकिन अगेन यूएई में हम हैं सिर्फ 5% टैक्स और वो भी वैट की फॉर्म में. सर कहाँ पर चीज़ें ख़रीदना ज़्यादा अच्छी बात है? अगेन सेम क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली द सेम आंसर, राइट? सो हियर इन्फ्लेशन वुड बी इवन लेस इन पाकिस्तान, क्योंकि सेल्स टैक्स जो है वो हमारा इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है, वो कीमतों को बढ़ाता है. तो अगेन वी वुड मूव टूवर्ड्स यूएई. लास्टली सर, व्हेन यू डन, आप आते हैं इधर. ये था सर फिनलैंड में आपको अगर सॉरी हम जर्मनी की बात कर रहे हैं. ये सेकंड कॉलम वाज जर्मनी, राइट? जर्मनी. Okay, so if you are living in Germany and you got a gift from someone or you inherited a property from your father, from your family, 50% of that would go to the state. In UAE, in Pakistan, luckily it is not applicable, right? Not available. Similarly, tax rate depends on the value of inheritance and relationship between the beneficiary and the deceased. बट लेट मी गारंटी यू कि इन्फ्लेशन, ये जो फिनलैंड में जो रेट है वो भी इसके करीब ही होगा. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक राइट नाउ इज़ कि एक कंट्री ऐसा है जहाँ पर टैक्स रेट्स कम हैं, टैक्स पॉलिसीज आसान हैं, पीपल आर शिफ्टिंग मोर टूवर्ड्स दैट कंट्री. आखिरी क्वेश्चन सर, पाकिस्तान वर्सेस यूएई, विच कंट्री इज़ मोर फीजिबल, विच कंट्री इज़ मोर सूटेबल फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? Once again, sir, which country is more suitable? Which country has better policies to attract foreign direct investment? बताएंगे please? Waiting for your answers, everyone. Okay, thank you. सो यूएई ऑब्वियसली. दूसरी तरफ आपको पता है एक बात, फिनलैंड इज़ वन ऑफ इनफैक्ट द हैप्पीएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, 7 years in a row आई गेस, राइट? तो 7 साल से वो खुश हैं, सबसे खुश नेशन है फिनलैंड वाले, और उनका टैक्स रेट जो है वो ठीक ठाक है सर. जर्मनी हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन वांट्स टू गो देयर. व्हाई? बिकॉज उनको पता है कि जी अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें बदले में कुछ मिलेगा भी, राइट? हम उनसे कम टैक्स दे रहे हैं फिर भी हम उनसे कम खुश हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जी टैक्स पॉलिसीज़ हैं तो बनी हुई, लेकिन हमें उनके बदले में कुछ ज़्यादा कोई इंसेंटिव्स या कुछ और ज़्यादा मिलता नहीं है. अच्छा,
ऑन टॉप ऑफ दिस नाउ लेट्स मूव टू दिस वन. अगर आपको किसी कंट्री के टैक्स रेट्स को कंपेयर करना हो, सर दिस इज़ अ टूल गिवन बाय PwC, यू कैन सर्च इट देयर. एंड नाउ आई एम मूविंग टू अनदर. द हायर द टैक्स द मोर रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू स्पेंड ऑन वेलफेयर. बिल्कुल ठीक है. सो ये डिस्कशन इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि आप वहाँ पर अपना एक ओपिनियन बना सको, ओपिनियन को बैकअप दे सको, राइट. अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं सर, एक और चीज़ हम देख लेते हैं, वो है आप हमारा बजट फॉर 2024-2025 एंड लेट्स कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर. सॉरी फॉर दैट. जी सर. सो दिस वाज 9 ट्रिलियन लास्ट ईयर and we are aiming to make it even higher for 12 trillion, in fact 13 trillion, right. Again a tool. ये बजट के ऊपर भी एक सवाल आएगा आपका, बजट को देखेंगे थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में मतलब थोड़ी क्लासेस के बाद, तो बजट का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा जी. तो हम क्या देखते हैं जी कि हमारी टैक्स रेवेन्यू है इतनी 12 ट्रिलियन, हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू है कितनी 4 ट्रिलियन, और हमारे पास जो ग्रॉस रेवेन्यू टोटल जो हमारे पास बनती है सर वो आती है 17 ट्रिलियन विच वाज 12 ट्रिलियन लास्ट ईयर. अच्छा, इसमें से ये वाला जो चंक है ना सर, ये बताएगा इसको हम अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे. ये क्या चीज है? NFC अवार्ड्स. थैंक यू सो मच. सो सर ये चले गए जी NFC अवार्ड्स. तो NFC अवार्ड चले गए इतना, ठीक है जी. नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस, ठीक है जी. नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस मच, सॉरी नॉट दिस मच, ओनली दिस मच. अच्छा, देन वी हैव द एक्सपेंडिचर and the current expenditure to run the government, to manage the defenses, to pay the loan and everything, right. हमने इतना दिया. Can you see the development expenditure? This is like hardly 5%, 2%, 3%, ऐसे ही कुछ. अच्छा, अब वो कंपैरिजन फिर से याद करें जी. जर्मनी फिनलैंड वर्सेस पाकिस्तान बनता नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन जस्ट इमेजिन कि वो लोग दे रहे हैं इतना टैक्स क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि जी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हो रहा है या सिटीज़न वेलफेयर के नाम पे कुछ मिल रहा है हमें. यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है सर. अच्छा, इवन द डेंजरस पार्ट इज़ दिस दैट इन नेम ऑफ करंट एक्सपेंडिचर हमारी जो लोन पेमेंट्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और हमारी डिफेंस जो है वो एक तरह से स्टेगनेंट हो गया है. और ये देखें सर, सर ये हमने प्रोविंशियल शेयर दिया 23%, NFC 23%, एंड डेट सर्विसिंग में हमारा चला गया 31%, लोन रीपेमेंट हम कर रहे हैं 16%, और डेवलपमेंट के नाम पे सर हमारे पास क्या हो रहा है, डेवलपमेंट 6% है सर. कैन यू सी दैट? अच्छा, अब let me take you even further. थोड़ी देर में हम वापस आते हैं इस पे. What I'm trying to show you now is that we have, okay, मेरी मदद कीजिएगा जी यहाँ पे सर. आर रेवेन्यूज सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Sir, which one should we select? Is the revenue increasing or is it decreasing? Increasing, ठीक है जी, मान लिया आपकी बात. रेवेन्यू तो बढ़ रही है, उठा तो हम ज़्यादा ही रहे हैं, ठीक है. सर एक्सपेंडिचर्स, सर एक्सपेंडिचर्स इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग मैसिवली? जस्ट इन ओके, इंक्रीजिंग मैसिवली, यस. अच्छा जी, इसमें भी सर हमारे पास जो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सर वी हैव करंट एक्सपेंडिचर. सो विच इज मोर, विच इज लेस?
Sir, this is less and this is more. And to further categorize, further divide this, classify this, sir, loan payment वर्सेस डिफेंस. हम बड़ा बोलते हैं ना डिफेंस ये डिफेंस वो. भाई डिफेंस क्या कर रहा है? भाई डिफेंस कुछ भी नहीं कर रहा है. हमारा मेजर पोर्शन जा रहा है यहाँ पे, और ये हो गया सर, दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज नाउ स्टेगनेंट. ये रुक गया सर. कैसे कह रहा हूँ? ठीक है, आप लोग कहेंगे कि जी नहीं ये बात तो गलत है, लेकिन लेट मी आस्क यू दिस, क्या हमारी फौज 6 लाख लोगों से बढ़ के अचानक से 8 लाख हो गई है? हाँ या ना? आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव पर्सनल, दैट इज. सर 6 से 8 लाख नहीं हुई है भाई, नहीं हुई है. फौज उतनी है अभी भी. सही है. वी हैव नॉट बीन एबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल, वी हैव नॉट बीन एबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वेपन्स दैट वी हैव. वो हमारे वहीं पर है. हम बस वहाँ पर भी वो सैलरीज वाले मामलात में चले गए. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी तरफ देखते हैं सर. ये जो करंट एक्सपेंडिचर थे ना, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं 18th अमेंडमेंट. पता ना सबको क्या था 18th अमेंडमेंट? आई गेस वी ऑल नो. सर 18th अमेंडमेंट में हमारे पास एक होती थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, एक होती थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट, और एक होती थी कंकरेंट. ऐसे ही था ना सर? टॉक टू मी. चलो, before 18th amendment we had federal, provincial and concurrent list. Yes, and yes, here these are the residuary powers. Yes, 18th amendment ने कहा कि भाई इसको गायब कर दो. अब इन दोनों के बीच में रहेगा जो भी है. Am I right or wrong? Guys, वेटिंग फॉर योर आंसर. 18th अमेंडमेंट आई और 18th अमेंडमेंट ने कहा जी कि ये जो रेजिड्यूरी पावर्स वाला चक्कर है, ये जो करंट लिस्ट है, इसको हम हटा देते हैं. अब ये दोनों लिस्ट रहेंगी, या तो फेडरल होगी चीज़ या होगी प्रोविंशियल. तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ सर. दिस इज़ अ PPT मेड बाय आयशा वॉस, एंड आयशा वॉस इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. In fact, was the finance minister for some time as well. Aisha was okay. Take a look, guys. अच्छा, okay, all right, take a look. I hope we'll be able to see that. Okay जी, ये देखिएगा. सर आप में से कितने लोग हैं कराची से? ये देखें जी. दिस इज द एलोकेशन ऑफ, ओके ठीक है, बिकॉज पहली एग्जाम्पल कराची से आई है दिमाग में, तो यस. Allocation of functions among different levels of government. Sir, defense 1973 से 1979 तक फेडरेशन का ही था, फेडरल सब्जेक्ट था. सर आफ्टर डिवोल्यूशन एंड आफ्टर 18th अमेंडमेंट ये तब भी फेडरेशन का ही है. इंटरनेशनल ट्रेड स्टिल फेडरल, एक्सटर्नल अफेयर्स स्टिल फेडरल, सेंसस इज स्टिल फेडरल, citizenship is still federal, stock exchange is still under the control of federal government, nuclear energy is still under the control of federal government. ठीक है जी, यहाँ तक सही. सर आगे बढ़े तो हमें देखा allocation of functions among different levels of government. सर इलेक्ट्रिसिटी, सर पहले दोनों में से कोई एक था जिसकी तरफ रेजिड्यूरी पावर्स थी, वो उसको उठा लेता था, लेकिन आफ्टर 18th अमेंडमेंट इट इज विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली. तो मेरा इतना सा एक सवाल है सर कि अगर ये प्रोविंशियल का डोमेन है तो के इलेक्ट्रिक को एग्जिस्ट करना चाहिए, और वापडा क्या कर रहा है फिर?
Is WAPDA a federal department or a provincial department? Talk to me people. फेडरल है सर. तो सर अगर के इलेक्ट्रिक है कराची के लिए तो भाई वापडा इज डूइंग व्हाट? नथिंग. एंड इफ दे आर डूइंग नथिंग then they should not exist and the salaries or the payment that is made here वो क्योंकि डेफिसिट में जा रही हैं चीज़ें काफ़ी सारी, तो ये के इलेक्ट्रिक की तरफ जाने चाहिए. एक डिपार्टमेंट तो देखो एक चीज़ होती है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. भाई एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो दूसरा उसकी जगह क्यों है, राइट? वन हैज़ इफ वन एग्जिस्ट्स, लेट्स से के इलेक्ट्रिक एग्जिस्ट्स फॉर कराची, फॉर सिंध, तो वापडा फॉर द प्रोविंस शुड नॉट एग्जिस्ट. Make sense or no? Sir, similarly मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ओके जी, लेट्स सपोज अगर हमारे पास है क्या कहें जी, हम कहते हैं जस्टिस इज अ सर फेडरल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट? बताइएगा जी एक दफ़ा. सर इधर देख के बताएं ना सर भाई लोग. इधर जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर किसका है सर? सर ये देखिए क्या लिखा हुआ है. आरिफ भाई, हसन, प्रोविंशियल है सर, प्रोविंशियल है. तो ये देखिएगा, तो ये ऑफिस फिर सर क्या कर रहा है? Do you see this? सर सिमिलरली हमारे पास वापस आते हैं. सर एजुकेशन किसका मामला, करिकुलम किसका मामला सर? प्रोविंसेस का. तो भाई व्हाट इज द जॉब ऑफ फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन? यस और नो? अगर हाईवेज प्रोविंशियल वाला मामला है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहाँ से आ गई सर? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अब एंड करते हैं सर, सम अप करते हैं क्योंकि सारी बात चली है फंड्स से, राइट? सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे पास टैक्स टू जीडीपी रेशो कितना है सर? 10%. यानी टैक्स हमारा कम है. यस और नो? यार रसूल बख्श बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अभी तो ये बातें नहीं करनी ना, अभी तो फैक्ट्स की बातें करनी है ना. टैक्स कम है सर, एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा. यस. अच्छा, सिमिलरली टैक्स कम यानी टैक्स रेवेन्यू कम, एक्सपेंडिचर सर एक्टिव, या मैं कहूँगा व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर दिस, expenditure that is useful is here, and expenditure that is not useful. सर ये राइजिंग एरो किस तरफ जाना चाहिए? अभी तक जो डिस्कशन किया हमने, shouldn't it be like this? है ना? तो बात इतनी सी सर कि अब आप अपनी एक ओपिनियन थोड़ी सी एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि हमारे पास पहले ही टैक्स कम आ रहे हैं सर, हमारे पास पहले ही FID फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रही है. ऐसे ही ना सर? सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आ रही है जिसकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट या डेवलपमेंट कम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कम कर रहे हैं. और दूसरी तरफ से हमने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए हुए हैं, और उसमें से भी हमने वो एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए हुए हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है सर. है ना? तो एक तरफ हमारे पास
वैसे ही इनकम कम है, एंड एट द सेम टाइम वी डोंट यूटिलाइज दैट इनकम इफेक्टिवली। यस और नो? तो सर अभी तक हमने ये देखा कि NFC अवार्ड क्या होता है, सर कब आया था, किस आर्टिकल ने उसको पावर दी, कमेंसिंग डेट क्या थी, सही, आई बिलीव इट वाज 19 क्या था ऊपर, 1973, यस 1973 को हमने ये देखा। सर हमने ये देखा कि अब हमारे पास पॉपुलेशन के अलावा पॉवर्टी है सर, टैक्स कलेक्शन है, और एक और कैटेगरी है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे पास है इन्वर्स पॉपुलेशन, आई बिलीव इट वाज लाइक दिस। सर ये कुछ कैटेगरीज हैं, 82% इधर आता है, 5% इधर आता है, और ये दोनों की कुछ परसेंटेज है जो ऊपर हमने मेंशन की हुई है, देख लीजिएगा। सर लेकिन बात यह है कि इस NFC के होने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड देयर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स। सर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे पास क्या है, हमारी ऑटोनॉमी जो है वो प्रोविंसेस की बढ़ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम मिस एलोकेट करना शुरू कर दिए हैं, मिस एलोकेशन ऑफ द फंड्स हमारे पास ज़्यादा होने लग गई है। I believe this was helpful for you, and we will inshallah continue in the next class. हमने टैक्सेशन को देखा, हमने डायरेक्ट टैक्स को देखा, हमने इनडायरेक्ट टैक्स को देखा, हमने NFC को थोड़ी सी एक टचअप किया, हमने दो टूल्स देखे जिसमें हमने देखा कि जी हम पाकिस्तान के टैक्स रेट्स को दूसरे टैक्स रेट से, दूसरे कंट्रीज़ के टैक्स रेट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, and we saw a glimpse of our whole budget today. I hope this was helpful. If you have any question, please do let me know. Effectively, efficiently means कि हम उसको optimum use नहीं कर पा रहे, हमें जहाँ पैसे लगाने हैं हम वहाँ पर पैसे नहीं लगा रहे। For example, हमारे पास सुनने में आता जी बलूचिस्तान में सोना निकल आया, लेकिन हम अभी भी जो है वो अपना बसें बनाने में लगे हुए। That's what we are trying to say. How misallocation of the funds, misallocation के यार एक तरफ एक डिपार्टमेंट है जो प्रोविंसेस में काम करे और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है कि वो प्रोविंसेस के साथ काम करेगा, प्रोविंसेस के अंडर काम करेगा, लेकिन हमने उसके दो ऑफिसेस बनाए हैं। ठीक है जी। मिसएलोकेशन का ज़रा एक और मतलब ये भी हो सकता है कि हम देखते हैं कि वी हैव गिवन द मनी टू द प्रोविंसेस, बट एट द सेम टाइम हमने उनको कुछ रेवेन्यू कलेक्शन के मामला में तंग किया हुआ। बेसिक एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी रॉयल्टी फॉर द ऑयल एंड गैसेस, जो बलूचिस्तान को होनी चाहिए लेकिन हमारे पास है। सर व्हाट अबाउट द रिविजन ऑफ रिविजन पैरामीटर, हैव इट बीन benefited the backward provinces like Balochistan? This is what you will say. I think it is one of the best steps that have been taken. It has increased the relationship of federation with the provinces because of this and this reason. यही तो opinion बनानी है आरिफ वहाँ पर, ठीक है? चलें सर, तो इसके साथ सर हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप इट वुड बी वंडरफुल कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ सर फिजिकली, ताकि हम जो है वो एक्चुअली इस सब डिस्कशन को सामने बैठ के कर सकें। होप यू आर डूइंग ग्रेट, एंड द नेक्स्ट क्लास वुड बी विद सर तारिक, हु वुड कंटिन्यू, हु वुड गाइड यू फर्दर इन दिस रिगार्ड। चलें, विद दिस आई वुड लाइक टू से अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।